कोल्हापुर के बस स्टैंड के पास एक भीड़ जमा थी क्योंकि वहां पर एक लगभग 2 साल के बच्चे की लाश पड़ी थी और पुलिस को इसकी जब जानकारी दी गई तो मौका वारदात पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने देखा कि बच्चे की लाश पड़ी है जो खून में तर है। वो लगभग 2 साल का बच्चा था, लेकिन वहीं पर एक खंबा खड़ा था जिसको पुलिस गौर से देख रही थी। कभी खंबे को देख रही थी, कभी उस लाश को, क्योंकि उस खंबे पर भी इतना ही खून लगा हुआ था जैसे कि उस लाश पर था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि इस बच्ची की दोनों टांगे पकड़ के और पटक पटक कर उस खंबे पर दे देकर मारा गया है। कौन था वो हैवान जिसने इतनी बेरहमी से इस मासूम की हत्या की थी? यानी इसकी दोनों टांगे पकड़ कर खंबे पे इस तरह से मारी थी जैसे कि धोबी पछाड़ पछाड़ कर कपड़े धोता है। और ये कौन था मासूम सा बच्चा जो इस तरह से बेरहमी से मारा गया था? पुलिस के पास ये गुत्थी थी जिसको सुलझाना थी, लेकिन जब सच पुलिस के सामने आया तो पुलिस ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र कांप उठा, क्योंकि वहां पर एक नहीं, 2 नहीं, 42 बच्चों के कत्ल हुए थे। और उस इलाके में जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कोई 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 100 बच्चे गायब हैं पिछले 2 सालों में। आखिर क्या कोई ऐसा गिरोह था जो बच्चों को मार रहा था पकड़ के, या फिर कोई आम इंसान? और क्या थी इन सब हत्याओं के पीछे की वजह? जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो जानते हैं पूरी सच्चाई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ जुर्म की लेकर एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र कोल्हापुर की। जब पुलिस को यह अंदाजा हुआ कि इस बच्चे को पटक पटक कर इस खंबे पर दे देकर मारा गया है, तो वो आसपास के लोगों से छानबीन करने लगी, इंक्वायरी करने लगी कि क्या तुमने यहाँ पर किसी को आते जाते देखा है। तभी एक व्यक्ति ने बताया कि साहब, मैंने यहाँ पर 3 औरतों को देखा है और मैं उनको जानता भी हूँ, अक्सर मैंने उन्हें आते जाते यहाँ देखा है। जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस को ऐसा लगा कि उनको कातिल का सुराग मिल गया। पुलिस उनसे पूछती है कि वो औरतें कौन हैं। उन औरतों को हिरासत में लिया जाता है, पूछा जाता है कि तुमने बताओ क्या ये कत्ल किए हैं। तो वो औरतें कहानियां बनाने लगती हैं, वो मना कर देती हैं। फिर उसमें से जो महिला थी, यानी जो 3 औरतें थी, उसमें एक माँ थी और 2 उनकी बेटियां थी। उसके पति का नाम था किरण शिंदे। किरण शिंदे को उठाया गया और उससे बोला गया, क्या तुम इस कत्ल के बारे में कुछ जानते हो? तो वो पुलिस के सामने मुस्कुराया और बोला, साहब कौन सा कत्ल? पुलिस बोली, जो कि अभी लाश हमें मिली है बस स्टैंड पर कोल्हापुर की, क्या तुम उस कत्ल के बारे में कुछ जानते हो? वो पति फिर मुस्कुराया पुलिस के सामने और बोला, साहब कौन से कत्ल की बात कर रहे हैं? तब पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाते हुए उससे बोला, क्या तेरे समझ में नहीं आता? हमने पूछा कौन सा कत्ल किया जा रहा है, क्या मतलब है तेरा कौन से कत्ल का? तब वो कहने लगा, साहब आप गलत समझ रहे हो, यानी कि कोई एक कत्ल हो तो बताऊं। मेरी कोई पत्नी या बेटियों ने एक कत्ल नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे 42 कत्ल किए हैं। जब पुलिस वालों ने ये सुना तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि 42 कत्ल, वो भी महिलाएं कर सकती हैं। पुलिस उस पति को हिरासत में ले लेती है और ले जाती है। तब उनसे पूरी कहानी पूछी जाती है। तब वो महिलाएं बताती नहीं है, लेकिन जब लेडीज कांस्टेबल उन पर सख्ती दिखाती है, उनको 3rd डिग्री दी जाती है, तब वो तोते का रंग सच उगल देती हैं। और वो बताती है कि 1990 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन अपने पति से उसकी बनी नहीं, तो उसने पति से तलाक ले ली। फिर उसके बाद उसने दूसरी शादी की और वहीं पर उसकी 2 बेटियां हुई दूसरे पति से, जिसमें एक का नाम था रेणुका और दूसरे का नाम था सीमा। ये दोनों बेटियां बड़ी होने लगी, लेकिन दूसरे पति के साथ भी उस महिला की नहीं बनी, क्योंकि वो महिला बहुत ही गंदी सोच की थी। चोरी चकारी करना, गलत काम करना, ये उसकी फितरत में शुमार था, जो पति को मंजूर नहीं थे। कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं चाहेगा कि वो इस तरह के काम करे, वो यही चाहता है कि घरेलू महिला ही उसकी पत्नी बने। इसलिए उससे भी उसने तलाक ले ली और फिर उसने किरण शिंदे नाम का एक व्यक्ति था, उससे शादी कर ली। और शादी के बाद ये किरण शिंदे के साथ रहने लगी और उसकी दोनों बेटियां भी जवान हो गई थी, तो वो दोनों बेटियां भी माँ के साथ ही रहा करती थी, सीमा और रेणुका। अब सीमा और रेणुका, क्योंकि माँ को तो पहले से ही चोरी चकारी की आदत थी, वही उसने सोबत अपनी बेटियों को दी थी। कहते हैं ना, माँ की सोबत का असर बेटियों में पड़ता है। वो भी चोरी चकारी करना, गलत झूठ बोलना, गलत काम करना, इस तरह के ही काम करती थी, उन्हें मज़ा आता था। और ये लोग जाती थी और जाकर मंदिरों में इधर उधर चोरी किया करती थी। एक बच्चा था जो अपने दरवाजे के बाहर ही खेल रहा था गरीब बस्ती में। लगभग 6 महीने का वो बच्चा था, जिसको इन्होंने वहां से खेलते हुए उठा लिया
और उठाने के बाद ये मंदिर में जाकर चोरी करने लगी। तभी ये पेटी में से चुपके से बाहर जो रखी थी पैसे निकाल रही थी और वहाँ पर पास में ही एक दुकान थी, वहाँ से भी चोरी करके भागी थी। जब लोगों ने इनको देखा चोरी करते हुए तो इसके पीछे मारने के लिए भागे। जब मारने के लिए भागे तो इस औरत को मारने लगे, बेटियों को पकड़ लिया। तो इस औरत के पता नहीं क्या दिमाग में, इसने जो उसकी गोद में 6 महीने का बच्चा था उसको पटक कर इस तरह से फर्श पे मार दिया। तो वहाँ पे जो खड़े लोग थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, बच्चे के खून बहने लगा, लहू लोहान हो गया। वो लोग बोले अरे बच्चे को बहुत खून निकल रहा है, इसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वो जो मार रहे थे उन तीनों को पकड़ हुए थे, उन्होंने घबरा कर उन तीनों को छोड़ दिया और बच्चों पर उनका ध्यान चला गया। और उन्होंने कहा कि हम कोई पुलिस नहीं बुला रहे हैं, तुम अपने बच्चे को ले इसको हॉस्पिटल दिखा दो। इस तरह से वो जो थी उन लोगों से बच गई। यानी उन लोगों ने ना ही उनसे वो चोरी के पैसे और जो सामान उन्होंने चुराया था वो वापस लिया और बल्कि उनको छोड़ भी दिया, ना ही पुलिस को बुलाया, क्योंकि वो लोग घबरा गए थे कहीं हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं डाल दें बच्चे को मारने का। तभी वो औरत उस बच्चे को उठाकर सुनसान जगह पर चली गई। सुनसान जगह पर जाने के बाद वो बच्चा रो रहा था, क्योंकि वो कुल 6 महीने का बच्चा था, खून में लोहा लोहान हो रहा था, उसका सर फट चुका था। तो उसकी लड़कियां बोली माँ ये तो रोता जा रहा है, इसका क्या करना है। तभी माँ ने उस बच्चे की टांगे पकड़ी और दे देकर उसको फर्श पे यानी ज़मीन पर मारने लगी। और मारते मारते इतना मारती रही जब तक कि उस बच्चे ने अपने प्राण नहीं त्याग दिए। मासूम सी जान ने अपनी जान ही नहीं ख़त्म कर दी, यानी कि अपनी सांसें नहीं रोक ली। उस मासूम सी जो बच्चा था उसकी जब सांसें रुक गई, उसकी आवाज़ बंद हो गया ना, तो ये जंगल में ही उसे फेंक कर माँ बेटी चले आए। इसके बाद उनको लगने लगा कि ये बच्चे तो हमारे लिए सपोर्ट बन रहे हैं, इस तरह से तो हम खुलेआम चोरी कर सकते हैं और हमारा कोई पागल भी बाका नहीं कर सकता, ये तो हमारे लिए एक ढाल का काम करेंगे। फिर ये निगाह रखने लगी ऐसे बच्चों पर जो कि यतीम होते थे, इधर उधर बैठे होते थे या गरीब बस्तियों के होते थे बाहर खेलते हुए। यानी लगभग 9 महीने से लेकर 4 साल के अधिकतम आयु के बच्चों पर इनकी निगाह रहने लगी। फिर एक और ऐसी इन्होंने छोटा सा बच्चा उठाया और उठाने के बाद ये चोरी करके बाजार में से किसी दुकान में चुप गई और वहां पर चोरी करके भागने लगी। लोगों ने जब देखा, इन्हें पकड़ा, तो फिर इन्होंने वही अपना मंसूबा अपनाया, उस बच्चे को देकर जमीन पर मार दिया। वो लोग घबरा गए जिन्होंने इन्हें पकड़ रखा था, वो बोले हम पुलिस को नहीं बुला रहे हैं, लो तुम हमसे और पैसे ले लो, इसको तुम उपचार करा दो। उन्होंने बल्कि और पैसे दे दिए उन महिलाओं को और डर कर वहाँ से चले गए। इन महिला ने अपना बच्चा उठाया, फिर सुनसानी में गई और फिर उस बच्चे को ऐसी ही बेरहमी से उसकी दोनों टांगे पकड़ के पटक कर उसको मार दिया और जंगल में फेंक आई। इसी तरह से अब ये इनका आए दिन का काम होने लगा। फिर एक दिन इनको एक लगभग 18 महीने का बच्चा मिला जिसके साथ भी ये सलूक करा, लेकिन पता नहीं इनको उस समय क्या ध्यान में आया कि ये उसकी बॉडी को जंगल में फेंक नहीं पाई। मार तो दिया था बच्चे को पटक कर, लेकिन उसकी बॉडी जो थी एक पॉलीथीन में इन्होंने कर ली। पॉलीथीन में करने के बाद ये सिनेमा हॉल गई, वहाँ पर माँ बेटियाँ फिल्म देखने लगी, बच्चों को अपने पैरों के नीचे रख लिया यानी कदमों पर रख लिया। इसके बाद जब वहाँ पर पिक्चर ख़त्म हुई यानी फिल्म ख़त्म हुई, लोग उठकर जाने लगे, तो ये वॉशरूम की तरफ गई। लेडी वॉशरूम में जाकर उन्होंने उस पॉलीथीन को रख दिया जिसमें कि वो 18 महीने का बच्चा था, जो कि बेरहमी से इन हथियारों के द्वारा मारा गया था। जब लेडीज़ उस वॉशरूम में गई, उन्होंने जो देखा पॉलीथीन में, तो उनकी चीखें निकल आई। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई कि यहाँ पर एक बच्चे की लाश है। पुलिस को उस समय नहीं पता चल पाया कि ये यहाँ पर लाश कौन रख के गया है, किसने क्या किया है, लेकिन जब ये महिलाओं का सच सामने आया तब इन महिलाओं ने भी ये सब स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि चोरी से बचने के लिए ही वो अपने ये जो बच्चे थे उनको निशाना बनाती थी, गरीब बस्तियों में जाती थी, वहाँ जो बाहर खेलने वाले बच्चे मिलते थे या कोई फुटपाथ पे बैठे हुए बच्चे मिलते थे जो भीख मांगते थे, क्योंकि ये छोटे बच्चों को इसलिए लेती थी क्योंकि वो इनका विरोध नहीं कर पाते थे, वो शोर शराबा नहीं कर पाते थे, क्योंकि मासूम को क्या पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो चोरियाँ करती थी दिन दहाड़े, घरों में घुसकर, दुकानों में घुसकर, लोगों के हाथों में से छीन के पर्स भागती थी, और जहाँ पर कोई लोग इन्हें पकड़ लेते थे, विरोध करते थे, ये वही अपना पेतरा अपनाती थी, बच्चों को दे मारती थी ज़मीन पर। जैसे लोग घबरा जाते थे कि हमारे ऊपर कहीं ब्लेम नहीं आ जाए, और वो पुलिस वुलिस सब भूल जाते थे, उल्टा इनको पैसे दे देते थे कि तुम्हारे बच्चे का खून बह रहा है, इसको तुम उपचार के लिए ले जाओ। इनमें कोई महिलाओं वाली क्या इंसानों वाली भी बात नहीं थी।
ये हमेशा यही करती थी, उन बच्चों के पैर पकड़ती थी और पटक पटक के किसी भी चीज़ से, ज़मीन से, खंबे से या किसी भी चीज़ से उनको मार देती थी और जंगलों में, सुनसानी राहों में फेंक देती थी। इस तरह से लगभग इन्होंने 45 लोगों को बोला कि हमने 45 बच्चों को इन 2 सालों में मारा है। और हमने जब इनकी पुलिस ने और जन्म कुंडली निकाली यानी फाइलें तलाश करी तो 100 से ज़्यादा इन पे मुकदमे दर्ज मिले चोरी चकारी के। और जब आस पड़ोस में पुलिस ने अच्छी तरह से इंक्वायरी की तो पता चला लगभग 100 बच्चे वहां से गायब थे। यानी हो सकता था और भी इन्होंने खून किया हो या उन बच्चों के साथ कुछ गलत कर दिया हो या फिर उनको बेच दिया हो, जिसके बारे में इन्होंने नहीं बताया क्योंकि इन्होंने 45 का कबूल किया और बच्चे लगभग 100 गायब थे। लेकिन पुलिस उस तहकीकात को आगे बढ़ा रही है, उस पर काम कर रही है और पुलिस ने कहा कि इनको सज़ा दी जाएगी। तभी पुलिस ने और छानबीन की और इन पे संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया, चार्जशीट बनाई गई और इनको जेल भेजा गया। 28 जून 2001 को निचली अदालत ने पहली ये महिलाएं थी जिनको फांसी की सजा दी गई क्योंकि जज ने कहा इनका जो जुर्म है वो रियल ऑफ द रेयर केस में है, यानी कि इनको ये कोई भी सज़ा में इनकी नरमी बढ़ती जाए या इनको माफ़ कर दिया जाए इस योग्य ये बिल्कुल नहीं है। इन्होंने सिर्फ चोरी चकारी ही नहीं की है, 45 मासूम जिंदगियां ख़त्म की हैं, वो भी इतनी बेरहमी से। इसलिए ये भारत की पहली महिलाएं थी जिनको फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन 8 सितंबर 2004 को हाईकोर्ट में इन्होंने अपील डाली अपनी सज़ा की नरमी के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इनकी सज़ा को बरकरार रखा। इसी बीच जो इनकी माँ थी उसकी मृत्यु हो गई जेल के अंदर ही और 31 अगस्त 2006 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील डाली अपनी सज़ा को कम कराने के लिए इन दोनों बेटियों ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सज़ा को बरकरार रखा और कहा कि ये सज़ा के हकदार हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। फिर भी ये नहीं मानी, इन्होंने राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी थे उनके पास अपनी अपील पहुंचाई। जब प्रणब मुखर्जी ने इनका केस को जाना, स्टडी किया तो उन्होंने बोला ये रेयर ऑफ द रेयर केस है, ये सज़ा की ही हकदार हैं, इनको फांसी ही होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने मासूम जिंदगियां तबाह बर्बाद की हैं, उन बच्चों को बेरहमी से मारा है, इनको कोई नरमी नहीं बरती जाएगी इनकी सज़ा में। उस समय ये बहुत ही चर्चा वाला विषय बन गया क्योंकि हिंदुस्तान की पहली वो महिलाएं होने वाली थी जिनको फांसी होती हिंदुस्तान में। लेकिन फिर 2019 में इनका जो पति था उसने अपने वकील के साथ मिलकर मुंबई के हाई कोर्ट में अपील की और बोले कि साहब अगर आपको इनको फांसी ही देनी है तो पहले से दे देते, 2001 में दे देते, 2014 में दे देते, अब 2019 आ गई है, आपने बहुत लेट कर दिया फांसी का। क्योंकि जब इनको फांसी की सज़ा दी गई थी तो कोई डेट मुकर्रर नहीं की गई थी कि किस डेट पर इनको फांसी दी जाएगी। और उन्होंने ये भी अपील की कि इस तरह से हमारे जो क्लाइंट हैं वो तिल तिल मर रहे हैं जैसे कि इनकी माँ मर चुकी है, इसी तरह से मौत इनको आई, ये तो सही नहीं है कानून के हिसाब से। या तो आप इनको फांसी दे दीजिए, एक टाइम मुकर्रर करना था आपको, या नहीं टाइम पर फांसी दी गई है तो इनकी सज़ा में नरमी बढ़ती जाए। तब अदालत को भी लगा कि शायद उनकी तरफ से कुछ कोताही हुई है, यानी इनकी कोई डेट फिक्स नहीं की गई जिनकी वजह से इनकी फांसी को डिले हुआ है। तभी जो मुंबई हाई कोर्ट था उसने 2022 में इनकी जो फांसी की सज़ा थी उसको उम्र कैद में बदल दिया और 2022 में ये जो केस था वो फिर से चर्चा का विषय बन गया। लोगों को फिर से इनका सारा गुनाह सामने आने लगा और लोग सोचने पर मजबूर हो गए। ये 3 औरतें थी जिनको पहली बार हिंदुस्तान में फांसी होती, लेकिन कानून था उसकी थोड़ी सी कोताही की वजह से, यानी कि डेट मुकर्रर नहीं हो पाई फांसी की, डिले पे डिले यानी देर पे देर होती गई, जिसकी वजह से मजबूरन उनकी जो फांसी की सज़ा थी उनको उम्र कैद में बदलना ही पड़ा। फिलहाल अभी माँ तो मर चुकी है और ये दोनों जो बेटियां हैं ये उम्र कैद की सज़ा जेल में ही काट रही हैं। लेकिन वो जो परिवार थे जिनके बच्चे गायब हुए हैं उन लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई है। औलाद तो औलाद होती है जो सबके लिए बहुत होती है और ख़ासकर गरीब तो औलाद पर जीता और मरता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी औलाद बड़ी होकर उसका सहारा बनेगी, उसका काम काज में हाथ बटाएगी, लेकिन वो सहारा उनका बढ़ने से पहले ही ख़त्म कर दिया इन वहशी औरतों की वजह से। सिर्फ थोड़ी सी चोरी के चक्कर में इन्होंने 45 मासूम की ज़िंदगी तबाह कर दी। क्या ऐसी हत्यारों को उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए या इनके लिए फांसी की सज़ा ही सही थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।